आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जो मैथ्स है चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 जो है मैट्रिक्स, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इसको समझेंगे, या फिर मैट्रिक्स क्या है इस चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसका डेफिनेशन को समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को समझते हैं कि आखिर मैट्रिक्स है क्या। जैसे हम कुछ आप लोग को बताने वाले, उसको ध्यान से समझिए, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैट्रिक्स है क्या। जैसे कुछ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं कि राहुल हैज़, लिख दिए कि राहुल के पास जो है वो 6 पेन है एंड 5 बुक्स है ना। राहुल के पास 6 पेन है और 5 बुक है। और फिर हम ये बोल दिए कि सुनील के पास 7 पेन है और 2 बुक है। एक और ले लेते हैं कि सुनीता हैज 2 पेन एंड 5 बुक, ऐसे हमने ले लिया। अगर हम इस चीज़ को शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे, एकदम शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो इधर लिख दे राहुल का R लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं सुनील का S, और इधर शॉर्ट में लिख लेते हैं सुनीता का SU, और हम लोग इधर लिख लेते हैं पेन और यहाँ लिख देते हैं बुक। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि राहुल के पास कितना पेन है, तो 6 पेन है, और सुनील के पास कितना पेन है, तो 7 पेन है, और सुनीता के पास कितना पेन है, तो बोलेंगे 2 पेन है। बुक की बात करेंगे तो राहुल के पास कितना बुक है, 5 बुक है, और सुनील के पास कितना बुक है, तो 2 बुक है, और सुनीता के पास कितना बुक है, तो 5 बुक है। तो एक प्रकार के इसको देख रहे हैं किस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है। इसी को हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते थे कि इधर लिख लेते हैं हम लोग पेन और इधर लिख लेते हैं हम लोग बुक इस साइड, और इस साइड हम लोग लिख देते हैं राहुल का नाम, सुनील का नाम और सुनीता का नाम। तो अब यहाँ अगर लिखते हैं कि राहुल के पास पेन कितना है, तो राहुल के पास पेन 6 हो गया, बुक 5 हो गया। सुनीता के पास 7 पेन हो गया और 2 बुक हो गया, और सुनील के पास और सुनीता के पास 2 पेन हो गया और 5 बुक हो गया। तो ये एक अरेंजमेंट दे रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्रम में, और ये रेक्टेंगुलर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। किस चीज़ का, नंबर का हो सकता है अरेंजमेंट, या किसी फंक्शन का हो सकता है अरेंजमेंट। तो यहाँ साफ साफ वही बता रहा है कि मैट्रिक्स क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर का या फिर फंक्शन का। और जो नंबर या जो फंक्शन हम यूज करते हैं मैट्रिक्स में, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, या फिर हम लोग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इस बात को हम लोग थोड़ा विशेष याद रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिनोटेशन जो होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर को लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ये मैट्रिक्स बना है, इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यानी कि बड़ा ए लेंगे, और इसी को हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे 6 5 7 2 2 5। तो यही क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी इसी को हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स। अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कुछ फंक्शन में ले लेते हैं इस तरह से कि साइन थीटा, कोस थीटा, या फिर टेन थीटा, या फिर सेक थीटा, मतलब यहाँ जगह अंदर में इस जगहों पे कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है या कोई फंक्शन भी हो सकता है।
तो यही बता रहे थे मैट्रिक्स का मतलब कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है नंबर का या फिर फंक्शन का। नंबर और फंक्शन को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं या फिर मैट्रिक्स का एंट्री कहते हैं, और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। सपोज कीजिए अगर हम एक मैट्रिक्स को लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स जो होता है इस तरह का, अगर हम कुछ शॉर्टकट में लिखते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि इसका इस जगह का एलिमेंट को हम लोग 1 1 कहते हैं, इस जगह के एलिमेंट को हम लोग 1 2, इस जगह के एलिमेंट को हम लोग 1 3, और इसी तरह आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं AN का देते हैं। n मतलब n तक जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है, ये फर्स्ट जा रहा है, ऐसे नाम होता है इसका, हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 है ना, इधर का 2 1, इसको हम लोग 2 2 बोलेंगे, इसको हम लोग 2 3 बोलेंगे, और डॉट 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 ये चला जाएगा 2n तक। उसी तरह ये ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, है ना। इसको थोड़ा और हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से अगर और बढ़ाते जाएं तो इधर बढ़ जाएगा इसी तरह AM1, ये हो जाएगा AM2, क्योंकि ये जो 1 ये 2 है ना, तो इसी तरह यहाँ बढ़ेगा ना आगे ये वाला, तो इसको नाम M कर दिए। इसी तरह ये आगे बढ़ रहा था, जिस तरह ये 2 3 बढ़ रहे थे, यहाँ N कर दिए थे, तो इसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे तो M3 हो जाएगा, डॉट 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 लास्ट में AMN हो जाएगा। तो समझ लीजिए ये आपका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ वाला एलिमेंट को हम लोग 1 1, यानी इस जगह के एलिमेंट जो दिख रहा है ना यहाँ वाला, ये 1 1 कहलाता है। तो हम बात पहले बताते उसको ध्यान दीजिएगा। इस जो लाइन, जो इस तरह जो लाइन देखते हैं ना, ये वाला लाइन, ये जो एलिमेंट का जो लाइन बनता है, इस वाला लाइन को हम लोग रोज बोलते हैं, रोज, यानी कि ऐसा रो है ना, रो। तो ये हो गया रो, और जो ऊपर से नीचे जो जा रहा है ना ये वाला लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यानी एक मैट्रिक्स में दो चीज पाया जाता है, रो और कॉलम। लेफ्ट टू राइट जो जाता है उसको लेफ्ट टू राइट जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रो। और कह सकते हैं कि टॉप है ना, टॉप टू बॉटम जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। टॉप टू बॉटम वाला को कॉलम बोलते हैं और लेफ्ट टू राइट वाला को रो बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखें? मैट्रिक्स सीखें, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीखें, मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट है इसके बारे में जानें। अगला जो हम लोग जानेंगे इसके बाद का टॉपिक को, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के ही कहते हैं, है ना। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं कि आखिर किसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। जैसे अगर हम लोग अभी एक मैट्रिक्स बनाए थे, है ना, एक मैट्रिक्स का हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिए थे, फिर से एक बार बनाते हैं कि क्या बोले थे। जैसे यहाँ वाला एलिमेंट को 1 1, यहाँ वाला को 1 2, यहाँ वाला को 1 3, इसी तरह डॉट 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 आगे जाएगा तो यहाँ वाला का नाम देते 1n। फिर इसी तरह यहाँ हो गया था 2 1, यहाँ वाला का 2 2, यहाँ को हम लोग 2 3, और इसी तरह डॉट डॉट के आगे बढ़ा था 2n। उसी तरह यहाँ भी आगे डॉट डॉट बढ़ेगा इस तरह से, यहाँ आगे जाएगा, यहाँ आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा उसका नाम हम लोग देते हैं M1, ये हो जाता है M2, ये हो जाता है M3, और डॉट 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 लास्ट हो जाता है Mn। और इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ बताते हैं कि M × n, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए ऐसे, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, ऐसे ले लेते हैं। तो इसको काउंट करते हैं कि कई गो रो हुआ। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, यानी कि रो में 2 गो है। अब कॉलम में काउंट करते हैं तो कॉलम आपका C1, ये आपका C2, ये आपका हो गया C3, यानी कॉलम में 3 गो है।
तो हम लोग जब यहाँ लिखते हैं कोना में इस ध्यान दीजिएगा, इसके यहाँ पे लिखते हैं ऐसे मैट्रिक्स को ना, तो इस जगह पे लिखते हैं कोना में कि m इंटू एन, और m इंटू एन का मतलब पहले नंबर ऑफ रो को लिखते हैं यानी कि 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना था 1 2 3, तो हम लोग लिखते हैं 3, यानी इसी जो 2 इंटू 3 है इसी को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इस अगर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना वो 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3 में याद रखना ये हम लोग m बोलते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये m का मतलब हो गया रो और ये n का मतलब हो गया कॉलम। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। साफ साफ डेफिनेशन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हैविंग, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो हो और n गो कॉलम हो, n गो रो मतलब कुछ संख्या होगा 2 4 6, n भी कोई ना कोई नंबर होगा, तो m रो और n कॉलम जो होगा उसी को हम लोग किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो ऑर्डर जो होगा क्या कहलाएगा m इंटू एन। इसको पढ़ते कैसे हैं तो m बाई n मैट्रिक्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग m बाई n मैट्रिक्स। जैसे हम लोग अभी बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के उसका जो ऑर्डर होता है इसके कॉर्नर में लिखते हैं, और पहले हम लोग रो के बारे में लिखते हैं तब कॉलम को लिखते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना है कि पहले रो उसके बाद कॉलम। m रो मतलब पहले रो मतलब इधर वाला लाइन, लेफ्ट टू राइट वाला, है ना, और कॉलम का मतलब टॉप टू बॉटम वाला लाइन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉलम। रो और कॉलम को मिलाने से बनता है ऑर्डर, और ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर में कितना एलिमेंट है, यानी ये इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर में ऑर्डर जो दिया, जिससे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ जो ऑर्डर है वो कितना निकला था 2 इंटू 3, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो आप काउंट भी कर सकते हो। देखिए कितना आपका एलिमेंट यूज किया गया था, आप देख लीजिए। ये पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 6, तो हम लोग कितना एलिमेंट यूज किए हुए हैं 6 एलिमेंट यूज किए हुए, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गया इस मैट्रिक्स का कितना हो गया 6। यानी कि अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप क्या पता कर सकते हो, एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट यूज किया गया उसको आप पता कर सकते हो। और एक बात ये याद रखना है कि जैसे अभी ये मैट्रिक्स हम लोग लिखे थे ना, इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, a इक्वल टू यहाँ कर देते हैं a, यहाँ करते हैं i, और यहाँ लिखते हैं कोना में लिख रहे हैं j। इसका मतलब हो गया अगर i के जगह अगर 1 को पुट करेंगे और j के जगह 1 को पुट करेंगे तो मेरा ये पहला एलिमेंट 1 1 निकल जाएगा। फिर अगर i के जगह 1 पुट करें, j के जगह में 2 पुट करेंगे तो हम लोग का ये 1 2 निकल जाएगा। इसी तरह हम लोग पुट कर करके हम लोग पूरा मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यहाँ आपको याद रखना है कि i आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, j भी आपका कुछ भी नंबर हो सकता है ना। ये 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, ये भी आपका 1 2 3 कुछ भी नंबर n तक जा सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है आप मैट्रिक्स बना रहे हैं तो कितना ऑर्डर का बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा या आपका i और j। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल छोटा सा हम लेते हैं कि अगर आपको डिफाइंड है कि i जो j है वो आपका दिया हुआ है, कुछ डिफाइंड क्या हो गया रहेगा, जिसे दे दिया रहेगा कि i प्लस j डिवाइड बटा 2, ये डिफाइंड किया हुआ है i j। और आपसे बोला जा रहा है कि आप ना एक मैट्रिक्स बनाइए 2 इंटू 2 ऑर्डर का। 2 इंटू 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स बनाना है तो हम लोग जानते हैं अगर 2 इंटू 2 अगर ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा तो कितना रहेगा, 4 एलिमेंट रहेगा ना। तो 4 एलिमेंट कौन कौन रहेगा, तो एक रहेगा 1 1, एक रहेगा 1 2,
एक रहेगा हम लोग का 2 1 और एक रहेगा हम लोग का 2 2। ये हो गया आपका 2 इंटू 2, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए 2 इंटू 2। अगर हम लोग को 2 इंटू 3 बोला होता तो इसका मतलब अगर 2 इंटू 3 का निकालना होता तो 2 रो होता और 3 कॉलम होता। अब हम इस सभी एलिमेंट का वैल्यू को निकाल के इसी में पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं A11, यानी इस जगह का एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो फॉर्मूला है पहले i और j के टर्म में, तो i j का जो फॉर्मूला है वो i प्लस j है और डिवाइड बटा 2 है। तो अगर हम लोग 1 1 का निकाल लेंगे, इसका मतलब i के पास भी 1 है और j के पास भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। अगर हम लोग यहाँ पे 1 2 का निकाल लेते हैं, यानी कि इस एलिमेंट को अगर निकालते हैं, इस एलिमेंट का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा i के जगह 1, j के जगह 2 डिवाइड बटा 3, यानी यहाँ हो गया 3/3 यानी कि 1। अगला अगर हम लोग निकाल लेते हैं कि अगर हम लोग निकाल लेते हैं कि 2 1 का निकाल लेते हैं ना, इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो i के जगह में 2 और j के जगह में 1 और डिवाइड बटा 2। सॉरी, यहाँ 2 था ना, इस जगह पे 2 था, सॉरी इस जगह पे 2 था, तो यहाँ 3/2 निकलता है ना, ये 3/2 आंसर आता। हाँ, यहाँ हो जाता आपका 3/2, क्योंकि 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। एक लास्ट बच गया हम लोग का 2 2 का, तो इसका मतलब i के जगह भी 2 और j के जगह भी 2 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 4/2 इक्वल टू आया 2। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 1 का भी निकाल लिए, 1 2 का भी निकाल लिए, 2 1 का भी निकाल लिए, 2 2 का भी निकाल लिए। तो अब ये जो मैट्रिक्स आपका दिख रहा था, ये मैट्रिक्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे हम इसका वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स जो आपका बन जाएगा, क्योंकि इस जगह का जो एलिमेंट है 1 1 का, वो हमको मालूम है 1 आया था। 1 2 का जो एलिमेंट है देख सकते हैं, ये 1 2 एलिमेंट है, कितना है 3/2, तो यहाँ पुट करेंगे 3/2। उसके बाद जो 2 1 का एलिमेंट है कितना दिया हुआ है 3/2, तो यहाँ भी लिखेंगे 3/2, और जो 2 2 का एलिमेंट हो कितना है वो 2 आया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, एक मैट्रिक्स जनरेट कर दिए, है ना, 2 इंटू 2 का, इस डेफिनेशन के आधार पर, जो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ था कि i j इस तरह से डिफाइंड किया हुआ था कि i प्लस j/2। तो इसी तरह हम लोग किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, चाहे वो 2 इंटू 2 का हो, 3 इंटू 3 का हो, या 2 इंटू 3, कुछ भी है। अगर वो i और j के टर्म में डिफाइंड है तो हम लोग उसका वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। आगे जो हम लोग का है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहला नंबर है वो है कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नाम है कॉलम, तो इसको समझते हैं कि किस टाइप को मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज, इसको ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला पॉइंट को, कि इट हैज ओनली 1 कॉलम, जिसमें केवल कॉलम होगा एक, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल एक क्लियर करते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो केवल कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम, जैसे कॉलम 1 है तो इस पर कॉलम 1 है, तो आप इसमें दे सकते हैं केवल 2 और 1 एक लाइन है। ये समझिए, तो यहाँ समझिए तो 2 गो रो है ना, कॉलम 1 क्यूब है, तो ये समझिए, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2 इंटू 1 का हो जाएगा। अगर हम एक और लेते हैं मैट्रिक्स, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5, इसमें देखिएगा तो इसमें कॉलम एक ही है, देख सकते हैं कॉलम यहाँ एक ही है, लेकिन रो आप काउंट कर लीजिए कितना है, R1, यानी रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, यानी कि 4 रो है। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि 4 इंटू 1, यानी अगर हम इसका जनरल टर्म की बात करें तो यही होगा कि इसका जो जनरल टर्म की हम बात करें, कोई भी मैट्रिक्स होगा, इसमें कुछ भी होगा, है ना, i j तो कुछ भी होगा, लेकिन एक फिक्स हो जाएगा कि इसका जो ऑर्डर होगा ना, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन यहाँ 1 होगा, यानी जो नंबर ऑफ रो होगा, m का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ रो,
तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। कौन? तो नंबर ऑफ कॉलम, तो जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो हमेशा 1 होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कॉलम मैट्रिक्स के होने के लिए आप समझ लीजिए कि कॉलम एक ही होगा और रो बहुत सारा हो सकता है। अगर हम लोग बात यहाँ बोल सकते हैं अगर ऑर्डर की, तो इसको आप एकदम फिक्स याद रखिएगा कि ऑर्डर जो होगा, है ना, सॉरी मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, ऑर्डर है ना, OD लिखा नहीं रहा है ना, ORDER है ना। ऑर्डर जो होगा इसमें फिक्स है कि इसमें आपका M आपका कुछ भी रहेगा, लेकिन कॉलम 1 रहेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि कॉलम मैट्रिक्स का ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है कि कॉलम 1 और कॉलम 1 रोज अनेक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और एक बात तो एकदम विशेष याद रखना है कि एलिमेंट की जगह पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपका नंबर्स भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। मतलब आप याद रखना है कि एलिमेंट के जगह पे, एलिमेंट जहाँ हम बोल रहे हैं एलिमेंट यानी एंट्रीज, जितने भी नंबर, वो नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। बस याद रखिए, यहाँ तक कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। तो कुछ भी संभव यहाँ पे है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ कंप्लीट। अब हम लोग जानेंगे रो मैट्रिक्स के बारे में। जैसा कि अभी कॉलम मैट्रिक्स पढ़े थे, एकदम सेम टू सेम रो मैट्रिक्स है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। अब की बार क्या होगा, रो 1 होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझें तो इस तरह का मैट्रिक्स होगा। अगर ये मैट्रिक्स मान लिए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो, कोमा नहीं देना है। हाँ, याद इस बात को तो विशेष याद रखना है कि कोमा का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग जब इसको लिखते हैं। तो 1 2 या फिर मान लीजिए √2 या फिर 5। तो देखिए यहाँ पे ये रो तो एक है ना, लेकिन कॉलम काउंट कीजिए कितना, 1 कॉलम, ऊपर से नीचे 2, ये वाला लाइन 3, ये वाला 4। तो इसका हम अगर बात करेंगे ना, यहाँ ऐसे लिखना होगा रो 1 और कॉलम 4। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, है ना, 1 × 4 का। तो अगर हम इसको जनरलाइज करने से क्या हमको समझ में आ रहा है कि इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे आपका जो रो होगा उसका संख्या यानी नंबर जो होगा, रो का नंबर जो होगा वो 1 ही होगा। और कॉलम तो आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, कॉलम में आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग एक फार्मूला ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 × n कह सकते हैं, यानी कि m के जगह में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 होगा यानी 1 होगा, और कॉलम के जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसका अगर जनरल फॉर्म देखेंगे तो यही हो जाएगा Aij और 1 × n, यानी ऑर्डर हो जाएगा 1 × n। हम लोग कितना भी ऑर्डर का और कितना भी एलिमेंट लेकर हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एग्जाम्पल लेंगे तो इसी तरह सीधा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं मान लो टेन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं कोट थीटा, यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया अपने आप में। ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इसमें आपका एक रो है और कॉलम आपका 4 है। तो कुछ भी बनाया जा सकता है, बस इसमें विशेष यही याद रखना है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। अगला नंबर हम लोग का जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। यहाँ पे इस लाइन को एकदम विशेष याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। इसमें आपका m और n आपका सेम रहेगा, यानी m और n आपका क्या होगा, इसमें सेम होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ये आपका
यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस में 1 है। तो देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो ये 2 × 2 का हुआ। अगर हम लोग केवल एक एलिमेंट लिख देना ऐसे, तो याद रखना अगर एक एलिमेंट हम यहाँ लिख देते हैं तो ये समझिए नंबर ऑफ रो भी एक है, नंबर ऑफ कॉलम भी एक। ये 1 × 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम लोग 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर इसमें आपका 3 रो और 3 कॉलम रहेगा, जैसे 2 4 6 1 3 5 1 -2 1 ऐसा कुछ भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रो 2 रो, एक 3 रो, इधर कॉलम में 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ये आपका कॉलम 3 गो हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रो आपका 3 गो हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, ये 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना। ये 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 1 × 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि स्क्वायर। और हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका साइड का जो लेंथ होता है, यानी जो लेंथ होता है और जो ब्रेथ होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर। यहाँ लेंथ और ब्रेथ की जगह आपका क्या आ रहा है, रो और कॉलम। तो जब यहाँ पे रो और कॉलम आपका बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी इसमें हम नोट के तौर पे ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा ना किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो आपका m × m बोल सकते हो, या फिर n × n बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर केवल सिंगल एक भी बोल सकते हो, केवल ऐसे लिख दोगे ना ऑर्डर में केवल n, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपको केवल एक और एक लिखा हुआ केवल ऐसे, अगर यहाँ पे ऐसे m × n ना लिखकर केवल ऐसे लिखा है तो आपको समझ जाना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। या फिर दोनों में m हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये दोनों संख्या सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोनों के बदले में आप केवल एक खाली लिखा मिल जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा याद रखना है। और ये तो एकदम विशेष याद रखना है, एकदम विशेष, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। यानी ये कंडीशन है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये आपका MCQ सवाल बनता है इससे, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखना है दोनों इक्वल होता है। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, टाइप्स जो है वो टाइप्स नंबर 4 है, जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका अगर हम डेफिनेशन समझते हैं तो डेफिनेशन को करने से पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, हम लोग पहले बड़ा ही बना लेते हैं, 3 × 3 का ही बना लेते हैं। ये 3 × 3 का हम एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। तो 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 5 है और 0 है, 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस में 2 है। तो अब हम लोग समझते हैं डेफिनेशन, तो क्लियर समझ में आएगा। तो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये 3 × 3 का है। तो यहाँ भी लिखा आप देख सकते हैं AIJ, ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है, और M × A नंबर ऑफ रो और कॉलम को डिनोट करता है। तो यहाँ आपका जो m × n लिखा है, यहाँ आप याद रखिएगा कि आपका m × m हो सकता है, या m कर देना, या फिर n × n कर देना इसको, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हम इसको डायगोनल कब बोलेंगे, तो नीचे जो लाइन है इसको एकदम विशेष समझने की कोशिश करना कि इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। नॉन डायगोनल का मतलब डायगोनल वाला को छोड़कर सभी एलिमेंट जब 0 हो जाएगा, यानी डायगोनल में कौन, ये वाला, ये डायगोनल वाला एलिमेंट को छोड़कर अगर बाकी सब एलिमेंट आपका 0 रहेगा, तभी हम इसको बोलेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी केवल डायगोनली
एलिमेंट होगा, डायगोनल में केवल एलिमेंट होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, एलिमेंट का वैल्यू जो होगा 0 होगा, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर 2 × 2 का बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, ये 2 × 2 का डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 × 2 का डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कुछ ना कुछ नंबर रहेगा कौन डायगोनल में, और बाकी जो जगह हो गया वो 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग 1 × 1 का मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 × 1 का, तो यहाँ कुछ ना कुछ संख्या रहेगा 5 मान लीजिए, तो यहाँ पे एक को डायगोनली में है, तो यहाँ पे बाकी लोग तो 0 हो नहीं सकता है, तो ये अपने आप में 1 × 1 जो है ना, 1 × 1 का जो मैट्रिक्स होता है वो अपने आप में डायगोनल भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तभी संभव है जब साफ डेफिनेशन में बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो पाएगा। चलिए, अब जो मैट्रिक्स का जो टाइप है 5 टाइप, 5वां टाइप जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं, ये क्या कहता है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स यानी सबसे पहले तो डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया तो दिमाग में याद रखना है कि सभी 0 रख देना, सब एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा, बस डायगोनल में कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ आगे कुछ कंडीशन लगा दिया, सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। हम स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, कहता है इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। अब की बार बोल दिया गया है कि डायगोनल एलिमेंट का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। तो एग्जांपल में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, अगर वो मैट्रिक्स मेरा कुछ इस तरह से है 3 × 3 का, तो अगर 3 × 3 का अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो याद रखना है कि इस जगह पे जैसे कोना वाला में यानी डायगोनल वाला में सेम नंबर होना चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट होगा वो सब क्या होना चाहिए 0, यानी सेम एलिमेंट होगा। और अगर हम कोई दूसरा बना लेते हैं तो सेम एलिमेंट का मतलब है कुछ भी हो सकता है ना। अगर हम ऐसे यहाँ लिख दिए √2, यहाँ लिख दिए √2, यहाँ लिख दिए √2, और बाकी जो हो गया जगहों में 0, यानी इस फर्स्ट रो में केवल यहाँ नंबर लेना है, सेकेंड रो में इस जगह पे, और थर्ड रो में इस जगह पे, यानी कि आप देखो तो डायगोनल में, और एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। डेफिनेशन में बोला गया ये बात कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, और बाकी सब एलिमेंट तो 0 ही होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स उठा रहे हैं। डायगोनल जो मैट्रिक्स उसमें सिखा दिया गया है कि बाकी सब एलिमेंट को क्या कर लेना है, 0 रख लेना है। हम लोग थोड़ा इसमें कुछ विशेष बात ये जान लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए अगर हम कुछ विशेष बात करते हैं इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी नंबर हैं जो यहाँ वाला इसमें जो देखा जाए तो इस एलिमेंट का वैल्यू का नाम लिखाता है A11। अगर इसका बात करते हैं तो क्या लिखाएगा ये A22, और इसकी जगह क्या लिखाता है A33। तो इस सब का वैल्यू क्या है आपका सेम है ना, किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो हमें ये कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ जो 1 1 है यानी कि I J है, फिर यहाँ पे जो आपका 2 2 है यानी कि I और J है, फिर यहाँ अगर 3 3 बात करते हैं तो यहाँ भी जो I और J है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है ना कि जब I आपका J के बराबर है ना तभी वो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन बाकी जितना भी I और J जो आपस में बराबर नहीं है उन सभी जगह वैल्यू क्या है 0 है। फिर से इस बात को एकदम ध्यान देने की कोशिश करना है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ I और J आपस में इक्वल है ना, उसका अगर वैल्यू की बात करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आपको कुछ ना कुछ इस केस पे जब I बराबर J होता है तो इस केस वाला में कहीं ना कुछ वैल्यू मिलता है।
लेकिन जब i आपका j के बराबर नहीं होता है तो इस केस में आपका सभी जगह का एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये कहना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि ये विशेष बात है स्केलर मैट्रिक्स का होने का। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर का है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है इसको समझते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली तो ये साफ साफ शब्दों में समझना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ये समझने की कोशिश करना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल्स आर ऑल 1, जितने भी एलिमेंट डायगोनल में जो एलिमेंट हम लोग लेते थे ना, तो पहले तो सेम लेते थे, लेकिन अब सभी एलिमेंट को क्या करना है, 1 लेना है जो डायगोनल में उसको, एंड रेस्ट ऑल द जीरोज, और सभी को 0 लेना है, तो हम लोग उसी का नाम क्या कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोटेशन क्या होता है, आई से, इसका डिनोटेशन जो होता है वो आई होता है। चाहे हम 2 into 2 का लें या 3 into 3 का लें। जैसे अगर हम लोग 2 into 2 का पहले लेते हैं, तो अगर 2 into 2 का लेंगे तो इसका हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब डायगोनल में 1 हो, 1 के अलावा कुछ नहीं। और भी अगर हम लोग 3 into 3 का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं तो वह ऐसे बन जाएगा, 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी देख सकते हैं डायगोनल में जो है एलिमेंट सब क्या है, 1 है, डायगोनल वाला 1 है। अगर हम लोग 4 into 4 का बनाते हैं तब भी यही बनाना होगा, है ना। 4 into अगर हम 4 का बनाते हैं तब भी मेरा यही होगा, नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई ही लेना होगा। अगर हम लोग यहाँ 1 तो फिर 0 फिर 0 फिर 0, यहाँ 0 यहाँ 1 0 0, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0, अगला हो जाएगा 0 0 0 1, इस तरह। तो ये हो गया आपका 4 into 4 का। लेकिन अगर हम लोग 1 into 1 की बात करें तो 1 into 1 की बात करेंगे तो यही हो जाएगा केवल 1, यही आपका 1 जो हो गया वो 1 into 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह हम लोग एग्जाम्पल देख लिए सभी टाइप का, चाहे वो 2 into 2 का हो या 3 into 3 का हो या 4 into 4 का हो या फिर 1 into 1 का हो, है ना। तो डायगोनल में जो एलिमेंट होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए और बाकी जगह पे जो नंबर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल में 1, बाकी ऑल आर एलिमेंट्स 0। टाइप नंबर 7 जो है वो है जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। अगर हम एग्जांपल से समझें तो जीरो मैट्रिक्स का नाम जीरो देना है, और अगर 2 into 2 का बनाए तभी सब जगह पे जीरो होना चाहिए, है ना। ये 2 into 2 का हुआ। अगर हम लोग 3 into 3 का बनाते हैं तब भी ऐसे ही बनाना होगा कि यहाँ पे 3 into 3 लेते हैं और सब जगह जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत आसान है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो वो कहलाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स। आगे जो हम लोग जानने वाले हैं एक टॉपिक, अलग टॉपिक ही है ये, क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। कहता है कि 2 मैट्रिक्स A and B आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सबसे पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर यानी कि m into n, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी, ईच एलिमेंट ऑफ A, यानी मैट्रिक्स A का जो एलिमेंट होगा A इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, उसका B के ही बराबर होगा। और अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो हम लोग A क्रॉस मतलब A इक्वल B से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स दो को मैट्रिक्स है तो इस तरह से होना चाहिए कि इसका एवरी एलिमेंट के साथ साथ इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस तरह भी हम एक बता रहे एग्जाम्पल,
अगर हम 2 इंटू 2 का ले रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का होना चाहिए। अगर इस जगह पे 2 है तो इसका पहला एलिमेंट भी 2 होना चाहिए। इसका अगर दूसरा एलिमेंट, दूसरा यानी कि यहाँ का एलिमेंट जहाँ पे लिखने वाले हम इस जगह, जिसको हम लोग A12 बोलते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर माइनस में 3 है तो इस जगह भी एलिमेंट माइनस में 3 होगा। अगर हम यहाँ पे माइनस में 5 लिखे हैं तो यहाँ का एलिमेंट भी -5 होना चाहिए। अगर यहाँ 0 है तो इस जगह भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। यानी कि ऑर्डर के साथ साथ एवरी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन जैसे तैसे नहीं, ऑर्डर में ही होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो इस जगह भी 2 होना चाहिए। अगर इस जगह पे 3 है तो इस जगह पे भी 3 होना चाहिए। यहाँ -5 है तो यहाँ भी -5 ही होना चाहिए। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 ही होना चाहिए। तभी हम लोग कहेंगे कि A इक्वल है B का, तब हम लोग ये बोल सकते हैं। यानी ऑर्डर के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है A का B के साथ, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स पहले से इक्वल दिया हुआ है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते। जैसे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x y 5, इस तरह से दिया हुआ है, और एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से, है ना, कि 2 5 -1 और 3 इस तरह से दिया हुआ है। और ये हम लोग को बोला गया हो कि A बराबर है आपका B का, और A अगर इक्वल है B का तो आप फाइंड कीजिए वैल्यू, है ना, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन ले बना लिया कि A और B 2 मैट्रिक्स है और A B दोनों इक्वल है, तो x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी यहाँ पे जो दिख रहा है आपका x, इसका वैल्यू, और ये जो y दिख रहा है इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से हम लोग देख के ही इसको क्लियर कर लेंगे, है ना। फिर भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हम लोग बोले A और B इक्वल है तो हम लोग इस तरह दोनों को इक्वल लिखेंगे कि 2x और y और 5, और ये जो मैट्रिक्स है 2 -1 3 और 5। ठीक है, तो सीधे याद रखना है कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है तो यहाँ वाला जो x वाला पार्ट होगा वो इसके बराबर होगा। यानी हम यहाँ सीधे कहेंगे कि x बराबर -1, और इस जगह का जो एलिमेंट होगा वो इस जगह के बराबर होता है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह जब हम लोग का 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो हम लोग इस तरह से इक्वेट करके एक्स वाई का वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज जो हम लोग का है वो एक्सरसाइज जो है वो 3.1 है, और 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर इस मैट्रिक्स को अच्छे से देखना है पहले हम लोग को, और उसके बाद पहला सवाल जो है इसका आंसर हम लोग को देना है कि पहला जो सवाल का आंसर क्या होगा। तो पूछा जा रहा है दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बताइए इसका ऑर्डर हम लोग कैसे पता करते हैं। ये काउंट करते हैं कि रो कितना है, फिर हम लोग ये काउंट करते हैं कि कॉलम कितना है। अगर हम लोग रो को देखें तो 3 है और कॉलम 4 है, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 3 × 4 का। पहला का सवाल, पहला का आंसर। और जो दूसरा का आंसर है क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम बताए थे कि नंबर ऑफ अगर एलिमेंट निकालना है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना, ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि यहाँ टोटल 12 एलिमेंट है। और तीसरा में सवाल में हमको क्या करना है, जैसे बोला कि A13, तो A13 एलिमेंट का वैल्यू बताना है। तो हम लोग जानते हैं A, अगर जैसे कि यहाँ A13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट रो तो यही लाइन गया, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, और तीसरा कॉलम मतलब समझ रहे हो ना, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ और ये तीसरा कॉलम हुआ। अब फर्स्ट रो भी चाहिए, तीसरा कॉलम भी चाहिए, तो एलिमेंट कौन है इस जगह पे 19, तो इसका वैल्यू हो गया 19। उसी तरह अगला वैल्यू है हमको 21 का निकालना है।
तो हम लोग क्या कर लेते हैं, A21 का निकालेंगे। तो 21 का मतलब हो गया रो नंबर 2, यानी ये रो की बात कर रहा जा रहा है, और कॉलम पहले वाला तो आ जाएगा एलिमेंट कौन है, 35। तो हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं 35। फिर उसी तरह हम लोग का A33 निकालने बोला गया है। तो A33 की बात करते हैं, तो थर्ड नंबर थर्ड कॉलम, तो जान रहे देखिए वाला मिलने वाला, तीसरा रो भी है तीसरा कॉलम भी है, यानी कि माइनस में 5। उसके बाद है A24, तो A24 सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में, तो ये नंबर आ जाएगा 12। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं 23 का निकालना है। तो A23 का वैल्यू जो हो जाएगा, मतलब दूसरा रो चाहिए तीसरा कॉलम चाहिए, तो दूसरा रो ये मिलेगा और तीसरा कॉलम भी यही मिल जाएगा, यानी कि ये नंबर आ जाएगा 5/2। तो ये आपका तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर को कंप्लीट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो बोला जा रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट राइट दी पॉसिबल ऑर्डर। कितना तरह का ऑर्डर हो सकता है इसका। तो ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसमें कितना तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अगर हम लोग पॉसिबल अगर ऑर्डर लिखते हैं तो देखिए क्या हो सकता है। एक हो सकता है 1 × 24 का, इसमें आपका केवल एक रो होगा 24 कॉलम होगा। इसी का जस्ट उल्टा बना सकते हैं 24 × 1 का। उसके बाद हम लोग बना सकते हैं 2 × 12 का, यानी एक प्रकार का समझे फैक्टर जैसा लिख देना है। इसका जस्ट उल्टा बना सकते हैं 12 × 2 का। फिर हम लोग तैयार कर सकते हैं 3 × 8 का, और जस्ट इसका उल्टा 8 × 3 का। ये दोनों का मीनिंग अलग होता है ना। इसका 3 रो है 8 कॉलम है, इसका मतलब 8 रो है 3 कॉलम है। उसके बाद 4 का बना सकते हैं 4 × 6 का। इसी तरह जस्ट उल्टा हम लोग 6 × 4 का बना सकते हैं। उसके बाद 4 हो गया, 5 में तो आएगा नहीं, 5 6 का तो हो गया 7 8 का भी हो गया 9 10 11 12 हो गया। तो लगभग इतना पॉसिबल हम लोग का क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन शामिल किया हुआ था कि अगर मान लीजिए कि 13 एलिमेंट दिया हुआ है, 13 एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो अगर 13 एलिमेंट का निकालेंगे तो जो ऑर्डर होगा इसका 2 ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। एक तो 1 × 13 का और दूसरा 13 × 1 का। इसका 2 ही हो सकता है, यानी कि इसे ये समझ में आ रहा है ना कि अगर ऑड नंबर है तो उसका पॉसिबल है कि 2 ही बनेगा, एक कॉलम में, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा अपने आप में, एक रो मैट्रिक्स बनेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसमें भी यही सवाल है ना। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी यही सवाल है कि 18 एलिमेंट का बताना है। 18 अगर एलिमेंट आपका दिया हुआ है और तो इसका पॉसिबल ऑर्डर आपको बताना है। तो आप लोग इसको एकदम सेम टू सेम अभी जो बनाया क्वेश्चन नंबर 2 उसी के जैसा आप लोग को करना है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक और इसी में दिया, जैसे 18 एलिमेंट दिया है ना, तो साथ में एक और दे दिया था अगर 5 एलिमेंट है तब। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे इसी के ऊपर कि अगर ऑर्डर नंबर है तो 2 ही बनेगा, एक बनेगा ऑर्डर 1 × 5 का और एक बनेगा 5 × 1 का। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करने बोला जा रहा है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है वो AIJ के फॉर्म में है और IJ यानी कि एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बनाए हुए हैं, है ना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर हमको 2 × 2 का अगर मैट्रिक्स को जनरेट करना होगा तो 2 × 2 मैट्रिक्स जो बनता है वो कैसे बनता है पहले उसको समझ लीजिए। 2 × 2 का मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ जगह 1 1 होता है, यहाँ जगह 1 2, इस जगह पे आपका 2 1 और इस जगह पे आपका 2 2 होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए पहले आपको क्या चाहिए, A11 एलिमेंट चाहिए। तो आप पहले क्या करो, A11 एलिमेंट निकालो। तो आपको तो मालूम है AIJ जो है वो आपका दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ एलिमेंट का वैल्यू कि I + J का आपका होल स्क्वायर करने से और नीचे 2 है।
तो हम लोग सबसे पहला एलिमेंट निकालते हैं 1 1 का। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा आई के जगह 1 है, यानी यहाँ जब 1 1 लिख दिया ना, थोड़ा समझिएगा, जैसे 1 1 लिख दिए तो ये बताता है आई और ये देता है जे, यानी कि आई बराबर आपका 1 है और जे बराबर भी आपका 1 है। तो पुट कर दीजिए, तो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, केवल ऊपर वाला में स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से ऊपर वाला का स्क्वायर है। तो अंदर में 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ऊपर में 4 नीचे से 2, तो कट जाएगा, ये बन जाएगा 2, है ना। तो अगला फिर निकाल लेते हैं हम लोग 1 2, तो 1 2 निकालेंगे तो ऊपर में 1 + 2 का होल स्क्वायर और नीचे से 2। तो हम लोग जान रहे हैं अंदर में 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9/2 मिलेगा। फिर इसी तरह 2 1 का निकालेंगे तो सेम आएगा, बस 2 + 1 का स्क्वायर लगाएंगे और नीचे से 2 आएगा, तो फिर से 9/2 मिलेगा। और लास्ट एक बच गया है 2 2 का, तो ऊपर में 2 + 2 का होल स्क्वायर और नीचे से 2 मिलेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बटा 2, यानी कि कट के देगा 8। तो हम लोग जो मैट्रिक्स बनाए थे, ये जो मैट्रिक्स अभी बनाए थे ना, ये वाला 2 × 2 का मैट्रिक्स क्या बनाए थे कि यहाँ पे A 1 1 होता है, यहाँ पे A 1 2, यहाँ पे A 2 1 और इस जगह पे A 2 2, बस रख देंगे एलिमेंट को सबको। तो पहला जो एलिमेंट निकला है वो 2 निकला है, देख सकते हैं ये वाला। दूसरा एलिमेंट जो 1 2 है वो 9/2 निकला है, तो यहाँ पे पुट होगा 9/2 और यहाँ पे जो 2 1 का वैल्यू है वो है 9/2, तो यहाँ पे 9/2 पुट करेंगे और जो लास्ट है 2/2 उसका वैल्यू यहाँ पे 8 आया था, क्योंकि हम लोग जब इसको 2 को 16 से काटेंगे तो 8 आएगा, तो 8 आया। तो इस तरह हम लोग का ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स क्या हुआ, बन गया। तो इसी तरह क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट बनाना है, ठीक है। तो अब तक जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये बना रहे थे, ये सब सवाल आपका NCERT बुक का है ना, NCERT बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सेम है, बस वहाँ पे 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला गया है। और हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, है ना, x, y एंड z। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, साइन दिया हुआ इक्वल का, तो हम लोग सीधे कोरस्पॉन्डिंग क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से x जो होगा वो आपका 1 के बराबर हो जाएगा और y जो होगा आपका वो आपका दिख रहा है कि 4 के बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं ये वाला y यहाँ का 4, और z जो होगा ये z है ना, z जो होगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, x y z का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में यही बात है, यहाँ भी इक्वेट करेंगे हम लोग कि x + y जो है वो आपका 6 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ जो ये x + y है वो पूरा किसके बराबर है, 6 के बराबर है। और जो यहाँ पे जो 5+ अगर देख लेते हैं कि 5+ जो z है वो आप देख सकते हो 5 के इक्वल है। और यहाँ जो x y आपका दिख रहा होगा कि x y किसके इक्वल है, तो 8 का। तो और हम लोग और सबको इक्वेट कर चुके हैं, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ से z का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि 5 - 5 यानी z का वैल्यू आ जाएगा 0, है ना। और z का वैल्यू तो आ गया 0, लेकिन x + y = 2 दिया है, x y 8 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे अगर x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो हो जाएगा y - 6। अब यही x का जो वैल्यू है ना उसको इस जगह पे रख देते हैं, इस जगह पे रख देते हैं x के जगह पे। तो जहाँ x है वहाँ हो जाएगा y - 6 × y बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y² माइनस में 6y और इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो आराम से इक्वेशन बन जाएगा, है ना, कि y² माइनस का 6y और माइनस का 8 बराबर 0। अब 8 को ऐसा तोड़ेंगे हम लोग कि 6y में टूट जाएगा, तो y² आ जाएगा
माइनस में यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6 है ना, तो माइनस में 4y और माइनस में 2y कर लेते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ से y को कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 4 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा सा लिटिल मिस्टेक है ना, थोड़ा इसको इससे निकालने से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसेस जा रहा है, तो हम लोग कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना, स्क्वायर वाला यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। थोड़ा इसको हटा लेते हैं, उसको बताते हैं इसको करना क्या है। जैसे हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हुए ना, उसका रूल यूज करते हैं। जैसे हम लोग इतना तो जानते हैं, ये फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसमें ले जाएंगे। जैसे हम लोग के पास अब तक में क्या क्या फाइंड मालूम है उसको देख लीजिए। हम लोग को मेरे पास जो x प्लस वाई बराबर 6 है, एक ये इक्वेशन को ले लेते हैं और दूसरा जो x y बराबर 8 दिया इसको, है ना, ये दोनों इक्वेशन के ही मदद से निकलेगा। जैसे x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 6 है और एक दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 8। देखो रूल होता है x माइनस वाई का वैल्यू निकालने का। x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो आपका x प्लस वाई का ही होल स्क्वायर माइनस में 4x वाई के बराबर होता है। तो इस रूल का कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग यहाँ जो x प्लस वाई देखिए वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका अगर यहाँ पे 8 पुट कर लेते हैं ना, तो देखिए सिंपल निकल जाएगा इधर से 4। और यहाँ पे देख लीजिए जो एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो कितना पुट हो जाएगा यहाँ से 8, तो ये हो गया आपका 64 माइनस 32, ठीक है ना। तो इस जगह पे जो होगा ना x प्लस वाई का वैल्यू पुट करना होगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू 6 है, मिस्टेक पुट हो गया था, और एक्स वाई की जगह पे 8 करना होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हो जाएगा x बराबर 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ से हो जाएगा 8 4 जा 32। तो कुल मिला के यहाँ से निकलेगा 4, और इधर जो वैल्यू है दिख रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर आ जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा तो यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू 2 निकला। तो इस इक्वेशन को और जो यहाँ जो निकला हुआ इस इक्वेशन को दोनों को सोल्व कर देते हैं, है ना। तो पहले 1 2 माने थे, यहाँ थोड़ा इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। तो सोल्व करना बहुत आसान है, यहाँ ये दोनों को सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करेंगे तो एक है x प्लस वाई बराबर एक 6 है और एक आपका x माइनस वाई बराबर 2 है। सोल्व करेंगे तो ये दोनों को x वाई वाई कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 8, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, यहाँ से 2 से कट जाएंगे तो 4। तो हम लोग को देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू को हम कहीं भी, अगर यहाँ रख देते हैं x का वैल्यू को, या फिर यहाँ रख देते हैं x का वैल्यू, कहीं भी रख देते हैं, जिसे x प्लस वाई बराबर 6 तो मालूम है ना इक्वेशन थर्ड से, ये समझिए इक्वेशन थर्ड से आ रहा है, ये थर्ड से लिए हुए हैं, फ्रॉम थर्ड। तो यहाँ तक हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 6 माइनस 4, यानी कि y का वैल्यू निकल गया 2। तो अब हम लोग का टोटल जो वैल्यू आया है क्या क्या आया है, इसको एक जगह लिख देते हैं। x का जो वैल्यू आया वो आया है 4, y का जो वैल्यू आया है वो आया है 2, और जो z का वैल्यू आया है वो है 0। तो इस तरह करके हम लोग का क्या हुआ, तीनों का आंसर निकल गया। आगे का जो सवाल है आप लोग का इसी तरह बनेगा, वो आप लोग बनाइए, है ना, जितना बन पाता आप लोग बनाइए। और जहाँ कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप बोल सकते हो, और जो नहीं समझ में आया है उसको फिर हम कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, है ना। और वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक्स।